तो इस सत्र में हम लोग, जैसा कि आपने कहा, हम लोग राम मनोहर लोहिया के बारे में सुनेंगे। इनके बारे में अ, आपने एक किताब पढ़ी है, तो हाँ भाई। आप इस पर अपना आपने पढ़कर जो हम लोग को मालूम नहीं है उनके बारे में वो बताइए। आपका आपका शुभ नाम राम किंकर, और आप इस पर अपना विचार प्रकट करेंगे उस किताब के आधार पर भी, और जो भी आपको इधर इतर-बितर जोड़ के, और उनकी लोहिया की राजनीति को भुनाने वाले कई लोग भी हैं, तो उन सब पे भी आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा। तो ओवर टू यू। थैंक यू भैया। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में सबसे पहले पढ़ने की उत्सुकता हमको हुई कि क्योंकि एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे उसमें अ, इंडिया फाउंडेशन जो है, जो आरएसएस के अंडर में एक रिसर्च एसोसिएशन है, वो एक इंडिया फाउंडेशन है और एक विवेकानंद फाउंडेशन है, दो। तो इंडिया फाउंडेशन में राम माधव जो है वो आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उनका आर्टिकल एक इंडियन एक्सप्रेस में मैं पढ़ा था जिसमें वो लिखे थे द लीडर्स हु वी हैव लॉस्ट। तो उसमें जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया थे, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी, स्वामी सहजानंद, इन लोगों का उनमें उसमें नाम जो है वो था उस आर्टिकल में। जब लोहिया के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहली पुस्तक जो मैंने उठाई उसका नाम था समता और संपन्नता, जो राम मनोहर लोहिया ने खुद लिखा है। और हुँ, हुँ। इसमें अ, इस ये किताब मेरी ख़त्म हो गई है। इसके बाद शायद मैं दशमलव मात्र ही लेकिन कुछ तो लोहिया के बारे में बोल सकता हूँ। तो वो मैं जी, बता रहा हूँ आपको कि अ, लोहिया जो कि पूरी तरह से अ, जातिवाद और के विरोधी थे, कास्ट सिस्टम के विरोधी थे, जो कास्ट बायसनेस था इंडिया में, उसके विरोधी थे। लेकिन उनको उनके बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उनका कास्ट ही बता रहे हैं कि वो मरवाड़ी बनिया फैमिली से थे। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब महात्मा गांधी की मैं बायोग्राफी पढ़ा था तो उसमें पहला लाइन यही था कि आई बिलोंग टू बनिया बाई कास्ट, ऐसा करके एक वो ऑटोग्राफी में आपको भी शायद याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लाइन यही था। तो पता नहीं क्यों उसको मेंशन किया गया था, इसलिए हम उसको मेंशन कर रहे हैं। और इनका जन्म जो है वो अकबरपुर करके एक जगह था जो अभी यूपी में है, वहाँ पे हुआ था 1910 में। इनके जन्म के 2 वर्ष के बाद इनकी माताजी की मृत्यु हो गई और इनका जो पूरा पालन-पोषण जो है उनके पिताजी और इनके घर में एक महिला थी, वो काम करती थी। उनकी मदद से इनका पूरी तरह से पालन-पोषण हुआ। इनके पिताजी का नाम, जैसा किताब में मुझे मिला, कि हीरालाल था। और जो महिला इनका पालन-पोषण करती थी वो एक नाई समाज से थी, बार्बर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती थी। उसके बाद विकिपीडिया हो या और भी अन्य बुक हैं जैसे हिंदू बनाम हिंदू, इतिहास चक्र, इन सारे किताबों में लोहिया के बारे में उनके बचपन से जुड़ी ज़्यादा बातें जो हैं वो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई हैं। अब तो उससे जब हम आगे बढ़ते हैं उनके बचपन से आगे शिक्षा के ओर कि उन्होंने कहाँ-कहाँ से शिक्षा ली, तो माँ के गुज़र जाने के बाद जब पिताजी पालन-पोषण किए, उसके बाद पिताजी व्यवसाय में थे, तो उनको लेकर वो चले गए मुंबई। लोहिया वहाँ से 10th करते हैं, मैट्रिकुलेशन पास करते हैं, वापस फिर वो बनारस आते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं, जिसमें वो टॉप करते हैं, मतलब प्रथम आते हैं उसमें, यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं। उसके बाद फिर वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में विद्यासागर कॉलेज जाते हैं, वहाँ से बीए करते हैं, वहाँ पे भी वो टॉप करते हैं, इकोनॉमिक्स में बीए करते हैं। उसके बाद फिर वो एक या वहाँ से फिर वो सीधे बर्लिन चले जाते हैं, बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी, वहाँ से वो पीएचडी करते हैं। और 1910 में उनका जन्म हुआ, 1912 में माँ गुजरी, 1918 में 10th खत्म, 1929 में
उनका बैचलर्स कंप्लीट हो गया और 1929 से 1933 तक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में वो फेलोशिप पे पढ़ाई किए। बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको वहाँ पे मिला अपने नॉलेज, विस्डम और बहुत सारे परीक्षाओं को भी वो उत्तीर्ण कर गए जो भी ज़रूरत था उस फेलोशिप प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए। और उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक्स उनका पीएचडी में सब्जेक्ट रहा और नेशनल इकोनॉमिक्स में वो पीएचडी किए और उसमें वो थेसिस पेपर जो लिखते हैं वो लिखते हैं सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। वापस वो आते हैं यहाँ पे इंडिया में 1934 में और राम मनोहर लोहिया जो है वो 1934 में 1 साल के अंदर ब्लू आइड बॉय जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कहावत है, वो बन जाते हैं महात्मा गांधी के भी और जवाहरलाल नेहरू के भी। महात्मा गांधी उनको अपना बेटा के समान मानने लगते हैं और जवाहरलाल नेहरू उनको अपना छोटा भाई। लेकिन 1934 में आते हैं। 1936 में नेहरू उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के का फॉरेन डिपार्टमेंट था, उसमें कई डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। मतलब कि उस समय का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो था, एक हम मान के चलते हैं कि वो एक थिंक टैंक था। जैसे कि मैं इंडिया फाउंडेशन और इसकी बात किया, विवेकानंद फाउंडेशन का, ये थिंक टैंक है जो कि किसी की भी सरकार भारत में है, इन लोगों का मतलब ये दिव्य कर्तव्य बनता है, ये इनका कि डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को उन लोग उस जो सत्तारूढ़ पार्टी है या सत्ता में जो लोग भी पावर में है उनको सजेशंस देना, उनको फुल रिसर्च करके एक उनको पैरामीटर्स तय करके देना कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल क्या होगा। ये काम है थिंक टैंक का। ये टैंक का काम उस समय भी था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दौरान भी। उस समय कई डिपार्टमेंट्स जो बनी हुई थी, उसमें से फॉरेन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नेहरू इनको 1936 में बनाते हैं। लेकिन नेहरू से इनका मतभेद हो जाता है नेहरू के साथ। नेहरू के साथ मतभेद होने का इनका कारण था कि कुछ नीतियां, जैसे जाति नीति, भाषा नीति, रक्षा नीति और दाम नीति, ये 4 नीतियों पे ऐसा मतभेद हुआ कि देश जब आजाद होने की कगार पे था, तब भी, उस समय भी, आजादी के समय भी लोहिया का जो नेहरू के साथ जो एक जो निगेटिव अप्रोच डेवलप हो गया था, उनके साथ समन्वय नहीं बैठ पा रहा था उनका इन नीतियों के कारण। क्योंकि नेहरू जो है वो जातिवाद को मानते थे कि ये एक सांस्कृतिक चेतना है, वो धीरे-धीरे जाएगी, वो खत्म होगी। जो कि एक सांस्कृतिक दुर्दांत चेतना, ऐसा लोहिया लिखते हैं कि नेहरू इस चीज़ को मानते थे। लेकिन वो मानते थे कि हम लोग को इसमें कुछ ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे-धीरे खुद खत्म हो जाएगा। तो इससे लोहिया को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं था कि धीरे-धीरे कोई चीज़ इतना दुर्दांत है, इतना मतलब समाज में इनइक्वालिटी को जो पैदा कर रहा है, जो लोगों को इतना तकलीफ दे रहा है और जिसके कारण डिफरेंट ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स जो है इंडिया में, उसमें एजिटेशन हो रहा है। तो और वो सब लोग एक साथ जुड़ के आना नहीं चाह रहे हैं। एक लोहिया ये मेंशन करते हैं कि एक अलग-अलग गुट बनता जा रहा है और वो नेहरू को नज़र नहीं आ रहा है। एक अंबेडकर का गुट बनता जा रहा है, एक उधर कृपलानी गुट बना रहे हैं, एक नरेंद्र जो मैंने नाम लिया था अभी, आचार्य नरेंद्र देव, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बिलॉन्ग करते थे। वो उनका कम्युनिज्म के प्रति उनका ज़्यादा लगाव था, तो वो बोलते थे कि वो गुट बनता जा रहा है, वो गुट को हम कैसे तोड़ सकते हैं आखिरकार? वो तोड़ सकते हैं सोशल इनइक्वालिटीज़ को खत्म करके। ये उनका मानना था। तो यही 3-4 नीतियों की वजह से नेहरू के अगेंस्ट हो गए वो, जाति नीति, भाषा नीति, रक्षा नीति और दाम नीति। दाम नीति इन द सेंस कि दाम नीति ये जुड़ा था जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय की किसान को उनके जो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको उनके फसल का या पैदावार का जो है सही मूल्य नहीं मिलता, उनको उचित कीमत नहीं मिल पाता है। इंटरेस्टिंग ये भी एक है कि 1962 में जब नेहरू युद्ध हारते हैं, तो नेहरू की सरकार जब युद्ध हारती है, तो उस समय वो ये भी मेंशन करते हैं कि ये नेहरू की सरकार नहीं, ये शर्म की सरकार है।
और उसके बाद वो एक गैर कांग्रेसवाद का नारा देते हैं, जो कि वो अपने जीते जी जब उनका देहावसान 1967 में हुआ, उस समय तक वो गैर कांग्रेसवाद की लहर उठते हुए बंगाल से पंजाब की ओर देख रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक मूवमेंट शुरू हो चुका था उस समय तक, फिर जनसंघ का आना, तो वो इन सब चीज़ों को वो देख चुके थे। 1938 में फॉरेन सेक्रेटरी का जो पद उनको दिए थे जवाहरलाल नेहरू, वो उसको क्विट कर दिए। वो अपना एक अलग पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट बनाने लगे और 1940, 44, 46 के समय में एक कर्नाटका में सत्याग्रह आंदोलन में वो भाग भी लिए, जबकि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को 1938 में छोड़ दिए थे। लेकिन सत्याग्रह आंदोलन में कर्नाटका में भाग भी लिए, जिसकी वजह से राम मनोहर लोहिया के बारे में जो लिटरेरी वर्क्स है, वो आपको यूपी, बिहार और ये सब जो एरिया है, उन नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न एरिया जो इंडिया का, वहाँ से ज़्यादा आपको कर्नाटका में मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग उनके साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा बना पाए। और ये जो देवे गौड़ा, ये लोग जो है, इनके इनके जो प्रीडिसेसर्स थे, जो इनके इनके पहले के जो लोग थे, पहले जनरेशन के, वो लोग भी जो है इनसे बिल्कुल प्रभावित हो गए थे। तो इस तरह से वो धीरे-धीरे भारतीय राजनीति में अपना दबदबा बनाने लगे थे, सोशलिस्ट पार्टी डेवलप करने का गठन करने के बाद। 1952 में जब वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को बनाते हैं, तो वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। स्वामी सहजानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसान आंदोलन के चलते, जो बिहार में चल रहा था। लेकिन 1952 से 1955 के बीच में उनका उस सोशलिस्ट पार्टी से भी उसको क्या बोलते हैं, मोह भंग हो गया। उसका कारण ये था कि उन्होंने वो मेंशन किए कि हम कांग्रेस से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम कांग्रेस जैसा ही काम क्यों शुरू कर चुके हैं कि आज कोई कैपिटलिस्ट आदमी आज हमारे पार्टी को ज्वाइन करता है और कल उसको टिकट मिल जा रहा है, या कल हम टिकट, उस समय कहने का मतलब था कि एक ऊंचे स्तर, ऊंचे पद पर वो बैठ जा रहा है, पैसे के बल पे या अपने संपदा के बल पे, तो वो समृद्धि के बल पे, तो वो कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो कांग्रेस में होता है, हमारे पार्टी में तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो आचार्य कृपलानी और आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों से उनका मोह भंग होता, वो पार्टी को छोड़ देते हैं। 1955 में, 56 में हैदराबाद में अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। उसका एक जर्नल तो निकलता था। आचार्य कृपलानी तब तक छोड़ चुके थे क्या कांग्रेस? हाँ, आचार्य कृपलानी भी जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया, ये तीनों जो है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गए थे, जिसमें लोहिया जो है अच्छा। वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। ओके। तो ये हुआ। उसके बाद इनका बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो लोहिया, राम मनोहर लोहिया, मतलब कि ये नाम गांधी के बाद का, मतलब गांधी की पीढ़ी के बाद कई पीढ़ी थी, राम मनोहर लोहिया जिस पीढ़ी में आए, और वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो थे नेहरू से प्रभावित रहे, वो बोस से, भगत सिंह से, और कुछ क्रांतियां भी उनको बहुत ज्यादा प्रभावित की वो थी रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय में, क्योंकि वो शायद सोशलिज्म के ही अप्रोच को लेके चल रहा था, इस कारण से उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो उस सोशलिज्म को नहीं मानते थे जो बिल्कुल आक्रांता की तरह हो। उनका कहना था कि मेरा सोशलिज्म एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा, एक डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे, अथॉरिटी तय करेंगे और अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। तीनों चीज को तय करना, यही राम मनोहर लोहिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का पैटर्न है। वो उनका उनका उनके लेख, उनका जो ये लिखा हुआ है समता और संपन्नता, जिसमें कई उनके पत्र और लेख को जोड़ा गया है, इसमें एक हमेशा हमको नजर आया कि उनका अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पे पकड़ बहुत मजबूत था। तो
हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सेशन और जब हम लोग रखेंगे तो उस पे भी हम लोग कभी बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। जरूर जरूर, उस पे बात किया जाएगा। और वो सोशल थॉट्स उनका जो है वो जर्मनी जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिसके कारण वहाँ से जब लौटते हैं वो तो एक किताब लिखते हैं, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, जिसमें वो अपने सोशलिज्म के थ्रू गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को वो लॉन्च करना चाहते थे। और गांधी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या था? वो था जो पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम है कि हम गरीबी को कैसे दूर करें, या फिर हम जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि उस समय भी गांधी भी आत्मनिर्भर भारत अगर हम कहें तो उस ओर उनका भी सोच था। जैसे चरखा ये सब एक आत्मनिर्भर भारत का ही एक हम कह सकते हैं कि वो एक एक बेस था, एक सिंबल। फाउंडेशन था। हाँ, वो सिंबल था। तो मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म एक इनकी किताब है राम मनोहर लोहिया के, जिसमें वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के थ्रू गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहते हैं। उसी समय उनका कहना यह भी था कि जो एक एक ये इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जब वो मार्क्स को मानते थे तो फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लिए? ऐसा मेरे मन में सवाल उठा था। उसका कारण ये था कि उनकी सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में एक अच्छी डिफरेंस ये थी कि सबसे पहला तो ये कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे बात करना, दूसरा कि ये पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स बनाना चाहते थे, जिससे हम अ, भारत में शांति और समृद्धि ला सकें। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी वायलेंट एजिटेशन और आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते, जो कि इनको कतई पसंद नहीं था। और ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को भारत के समय और काल के हिसाब से भारत के लिए वो मानते थे कि ये बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, इससे हमारे भारत का तरक्की नहीं हो सकता। क्योंकि कार्ल मार्क्स तो जो लिख के गए, उनकी जो फिलॉसफीज हैं उनको जो लोग पालन कर रहे हैं वो वायलेंट एजिटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इनका कहना था कि हम कैपिटलिज्म के बिल्कुल विरोध में नहीं है। एक हम उनकी ये पूरी थ्योरी है, वो उस पर मैं आगे बात करूंगा। ये मैं बुक के बारे में बता दिया, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। उसके बाद फिर वो एक बुक लिखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें वो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना इस देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, आर्थिक स्वतंत्रता। और उस प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जो आर्थिक स्वतंत्रता और सुधार की जो बातें की गई हैं, उसी पर बेस्ड था इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि इंदिरा गांधी अपने समय में लाई थी। 20 पॉइंट प्रोग्राम था उनका, वो उसी पे आधारित था। बिल्कुल। अगर हम इनकी 3 सोशल थॉट्स और अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले सप्त क्रांति। तो ये अपने लेख में भी चर्चा करते हैं कि सप्त क्रांति एक सोशल डेमोक्रेसी का, सोशलिज्म के साथ डेमोक्रेटिक रूप से अगर हम देश को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सप्त क्रांति जो है वो बहुत ही, वो ये भी लिखते हैं कि ये मेरे हिसाब से अच्छा है, आप भी इसका आंकलन करिए। वो नेहरू को भी ऐसा कहते हैं। तो सप्त क्रांति के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप सिर्फ सप्त क्रांति जब लिखते हैं नेट पे सर्च करने के लिए, तो उस पर ट्रेन का नाम आता है जो आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए चलता है। मतलब कि उस पर डायरेक्ट हमको लगता है कि लोहिया का नाम आना चाहिए था। लोहिया का वो जो 7 पॉइंटर्स हैं वो ऐसे खुलना चाहिए था। पता नहीं वो कोई एल्गोरिदम की वजह से हो रहा है या फिर हम सच में भूल गए हैं, जो जैसा कि राम माधव कहें। सप्त क्रांति को जब हम पढ़ना शुरू किए तो उसमें हमको 7 पॉइंट्स जो मिले, वो वो तो हमको लगता है कि वो जब से भारत आजाद हुआ है तब से वो सरकार उन 7 बिंदुओं पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से काम करना चाह रही है। जिसमें सबसे पहला था इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, दूसरा था अगेंस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रेस बेस्ड इनइक्वालिटीज, दूसरा। तीसरा था डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट, चौथा अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन, मतलब कि
हमारी अपनी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, हम सॉवरेन कंट्री बने। उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड प्लान्ड इकोनॉमी, और उनका प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब वही था जो आज का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। उसके बाद अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन प्राइवेट लाइफ, उनका ये सप्त क्रांति का छठा बिंदु है कि किसी के प्राइवेट लाइफ में हम इंटरफेयर ना करें ये। और सातवां था कि अगेंस्ट द आर्म्स एंड वेपन्स प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्पर्सन ना हो, मतलब किसी के जैसे अमेरिका में शायद है, हमको पता नहीं, कि बहुत आसानी से लोगों को आर्म्स एंड वेपन्स मिल जाते हैं, उस तरह का इंडिया में नहीं होना चाहिए। और बहुत ही आराम से नहीं मिलना चाहिए। जो सिक्योरिटी का इशू है, जो किसी के पर्सनल लाइफ के, जो सिटीजन्स के सिक्योरिटी का इशू है, उनके लाइफ के सिक्योरिटी का जो इशू है, वो देश का प्रायोरिटी होना चाहिए। जो देश में सरकार बैठी हुई है उसकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम उसको कैसे तय करें, उनकी सुरक्षा कैसे तय करें। इसके लिए उनका जब हम 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट जो अपने किताब में वो लिखे हैं, जब हम उसको पढ़ रहे थे, सेकंड कॉन्सेप्ट है ये सप्त क्रांति के बाद। 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट में बिल्कुल वही है जो अभी देश में है, और जो देश आज़ादी के बाद जो हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, विलेज, उसके बाद मतलब, लेकिन अभी के फेडरल स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स हैं, जिसमें लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन उनका कहना था कि एक पंचायत लेवल पे हो, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, एक स्टेट पे हो, और एक यूनियन गवर्नमेंट हो। मतलब 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट उनका यही था, जिसमें विलेज के लिए भी वो पुलिस और वेलफेयर फंक्शंस के लिए को कहते हैं कि वो भी एश्योर करना जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का ही काम है, कि गांव तक पुलिस पहुंचे, गांव में भी पुलिस हो, ताकि सौहार्द और प्रेम जो है, अगर लोग नहीं भी बनाना चाहें तो उनके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए और वो बनना चाहिए। ये जिम्मेवारी भी भारत की सरकार की है, जो सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट है, इंडियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की है। मतलब कोई तो इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए इसको। उसके बाद लोहिया का जो न्यू सोशलिज्म का थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, वो था कि जो हम आपको बताए कि सोशलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों इनहेरेंट हो। और वो लिखते हैं कि मेरे इस बिंदु पर जवाहरलाल नेहरू भी मतलब सपोर्ट, उनका भी यही मत है कि सोशलिज्म और डेमोक्रेसी जो है वो मैच करना चाहिए। इसी के बाद उनका लिखा हुआ था कि लेकिन मैं नेहरू से इन 4 बिंदुओं पर मेरा जवाहरलाल नेहरू के साथ मत नहीं मिलता है, जो मैंने बताया था, जाति नीति, भाषा नीति, रक्षा नीति और दाम नीति। एंटी कैंप वो लोहिया का जो न्यू सोशलिज्म थ्योरी है, उसमें सबसे पहला सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी हो गया, दूसरा हो गया एंटी कैपिटलिज्म। एंटी कैपिटलिज्म में वो लिखते हैं कि मेरा कम्युनिस्टों की तरह मेरा ये मानना नहीं है कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं आप उनसे छीन कर लाओ, आप उनको लूट लो। ये नहीं, वो कमाए ठीक है, लेकिन देश को ये तय करना होगा कि हम उनके कमाए गए इनकम का कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करें। रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति जो कि इंडिया में अभी का टैक्सेशन सिस्टम जो प्रैक्टिस हो रहा है, वो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस ही है। जो कि टैक्सेशन होता है, जैसे आप गौर करेंगे कि सीक्रेट पे टैक्स ज़्यादा होता है, और जो क्या बोलते हैं अल्कोहल्स, उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है, जबकि जो बेसिक गुड्स है उस पर टैक्स जो है उस उनके मुकाबले कंपेरेटिवली कम लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी शराब पी रहा है, कोई आदमी शराब का सेवन कर रहा है, इसके मतलब है कि वो उसके पास वो संपन्नता है शायद, तभी वो कर पा रहा है। वो अलग बात है कि हाँ, ये सच्चाई है कि जो गरीब लोग हैं वो भी अगर एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो लोग भी पीते हैं, वो लोग भी इन सब चपेट में आ जाते हैं। लेकिन एक जो हम बेसिक लेकर चल सकते हैं कि हाँ, तुम अगर शराब पी सकते हो तो तुम उस पे ज़्यादा टैक्स पे करोगे, और उस टैक्स से फिर हम वेलफेयर स्कीम्स जो लाएँगे, उससे हम जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए सोचेंगे। तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो
बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं अच्छे अच्छे वेलफेयर स्कीम्स को लाके। यह भी उनका एंटी कैपिटलिज्म में मानना था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो जिसमें वो जोड़ देते हैं कि हम कम्युनिस्टों की तरह जो संभ्रांत लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक संपदा है, उनको हम लूटने के लिए हम नहीं कहते कि हाँ उनसे ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं कहते। बस हम ये कहते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आप अपने से नीचे वालों को एक्सप्लॉइट ना करें। तो वो भी एक एंटी कैपिटलिज्म का एक महत्वपूर्ण बिंदु वो देते हैं। ये 3 बिंदु जो मैं समझा। उसके बाद था कि एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन जो तो 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट में बिल्कुल लागू होता है, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, नॉन वायलेंस एंड सोशल चेंज, और सबसे लास्ट था उनका इंटरनेशनल सॉलिडरिटी, जिसमें वो बात करते हैं कि हम एक ग्लोबल लेवल पे भारत वैसे देशों के साथ जुड़े जो कि एंटी इंपेरियलिज्म के खिलाफ, एंटी इंपेरियलिज्म के लिए लड़ता हो, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ता हो। ये था उनका थॉट। कुछ हम गांधी से वो बहुत ज़्यादा आरुष्ट हो गए थे अंतिम में, तो गांधी जी का दोस्त करके एक वो लेख लिखते हैं लोहिया। गांधी जी का दोस्त कि दोस्त? हाँ, दोस्त गांधी जी का दोस्त, दोस्त। वो उसका ये हेडिंग है उनके उस लेख का। उसमें लिखते हैं कि 1947 में जो हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ और उस बंटवारा के बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई, इससे वो बंटवारा के गुनाह से दोष मुक्त नहीं होते हैं। उनका ये मानना था। वो बहुत ज़्यादा नाराज थे इस बात से कि गांधी जी तो कहे थे कि बंटवारा उनकी लाश पर ही होगा, और उनकी मौत बंटवारे के बाद ही हुई। वे बंटवारे से लड़ते हुए नहीं मरे, बंटवारे और उनकी मौत के बीच 6 महीने से भी कम वक्त गुजरा, लेकिन यह 6 महीना देश के इतिहास में निर्णायक महत्व के लिए। वो फिर ये हम 10 पॉइंट में उसको डिवाइड किए हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि इल्जाम और सफाई के 2 पार्टों के बीच सच्चाई पिस जाती है। आखिर क्या हुआ था कि मतलब गांधी जी जो है वो इस बात को रखते हैं कि हाँ हम बंटवारा नहीं होने देंगे, और होगा तो मेरी लाश पर ही होगा। इस बात को कई बार लिखते हैं और बार बार दोहराते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि यह सच है कि बंटवारा होने के पहले रोज अपने प्रार्थना प्रवचन के बावजूद वे जनता में बंटवारा के खिलाफ जोश नहीं पैदा कर पाए, और वो इस बात को भी नहीं मानते। उनका एकदम मतलब जो हम पहले भी बताया आपको कि रशियन रिवॉल्यूशन से वो बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे, लेनिन को भी मानते थे, लेकिन लेनिन के सारे सिद्धांतों को वैसी तरह नहीं, लेनिन के बहुत सारे सिद्धांतों को उसी तरह वो खारिज करते थे जैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को। और उनका उनका हम ये पूरा लेख पढ़ने के बाद, पूरा ये बुक पढ़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच है जो हम अभी बताते हैं, बाद में आपको उस पर चर्चा करेंगे कि उसके लिए कॉन्टिनम अप्रोच जिसको एक बोलते हैं, उसके लिए हम भी सुदृढ़ हो गए कि हाँ एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है जिसको कॉन्टिनम अप्रोच कहते हैं। वो एक आदमी डाइकोटमी में हमेशा नहीं सोचता है। जैसे एक आदमी है जिससे आप हमेशा किसी से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हमको बहुत ही ज्यादा तो चर्चा का होता है, जिसमें हमको चर्चा करना चाहिए। यस और नो में उसका जवाब नहीं हो सकता। ये सरकार अच्छी है या बुरी, हाँ या ना, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। या फिर मतलब हम हाँ या ना में कैसे आंसर कर सकते हैं? ये बहुत ही कॉन्टिन्यूम अप्रोच, मतलब एक नंबर लाइन की तरह होता है, जिसमें हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट तभी देख पाएंगे जबकि हम सेंट्रल में बैठे हों, जब जीरो पे हम बैठे हों, और वहां से फिर दोनों को हम तुलना कर पाए, दोनों को समझ पाए। और कुछ भी कितना भी ये गांधी का विरोध किए, नेहरू का विरोध किए, लेकिन गांधी जी का दोष इसका हेडिंग है और इस ऐसे का, लेकिन उसमें वो लिखते हैं कि गांधी भारत के नहीं, विश्व के एक ऐसे नेता थे जिनका अपनी जनता पे पकड़ अपने रशिया में क्रांति करने वाले लेनिन से भी ज्यादा थी। वो ज्यादा मजबूत थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि देश में बंटवारा कैसे हो। ये गांधी जी के लिए वो लिखता है। और
वो इसमें लिखते हैं कि मैं गांधी जी पर इल्जाम लगाने वाले में नहीं हूँ। देश के बंटवारे के लिए जिस तरह श्री जिन्ना, श्री नेहरू और सरदार पटेल मुख्य रूप से दोषी थे, उस तरह का दोष मैं उन्हें नहीं मानता, लेकिन दूसरे नंबर के देश दोषी वे भी नहीं थे। इससे भी इसे भी इसे कोई भी देख सकता है। तो हाँ, एक और बात से भी उनका शिकायत था कि गांधी इतने दूरदर्शी नेता थे, तो बंटवारे के बाद होने वाले दंगे को वो कैसे नहीं देख पाए, वो कैसे नहीं विजुअलाइज कर पाए। मतलब इस लेवल का एक्सपेक्टेशन था लोहिया का उनसे। हम ये नहीं करें कि गांधी उनसे कम थे, ज्यादा थे, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं लोहिया इस लेवल का एक्सपेक्टेशन रखते थे गांधी से कि उनकी दूरदर्शिता ऐसी थी कि ये क्यों नहीं देख पाए कि हाँ यार इतना दंगा हो सकता है जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते हैं, वो चाहे तो सरहद के इस पार हो या उस पार हो। तो इसको लेके भी राम मनोहर लोहिया का जो था वो नाराजगी था। और फिर वो आगे भी कहे कि अगर गांधी जी बंटवारे का सक्रिय विरोध करते तो क्या होता, नेहरू भारत में या जिन्ना पाकिस्तान में, क्या गांधी जी को मार डालते या जेल में बंद कर देते। हत्या वास्तव में हुई, लेकिन उसका समय कितना दुख को बढ़ाने वाला था। हत्या की पीड़ा के अलावा उस हिंसा ने अहिंसा के पैगंबर के जीवन का अंत कर दिया। तो ये मतलब ये गांधी जी का दोष तो ये इनका लेख है, लेकिन इसमें वो गांधी के प्रति बहुत ही ज्यादा अपना इमोशन और सेंटिमेंट भी बार बार आ जाता है इनका। और वो विरोध भी जताने का कोशिश करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं गांधी से हमेशा, और नेहरू से भी। और एक एक उनका एक हम और भी एक इम्पोर्टेंट जो उनको लगा जो पढ़ने से कि एक लेख लिखे जिसका नाम था औरतें और योनि सुचिता। उसमें वो लिखते हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि देश के पतन का मुख्य कारण क्या है। उनका मतलब अल्पकाल के नहीं बल्कि लंबान के कारणों से होता है। जैसे पेड़ की शाखा परिशाखाएं फूटती हैं, वैसे कारण अनेक हैं, लेकिन पेड़ की जड़ कहीं तो है ही, और हमारी दृष्टि से वह जड़ है जाति और औरत। तो वो ये भी बोलते हैं कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, वो कभी हम क्या करते हैं कि उनको अपने से या तो हम सिर पे उनको बैठाते हैं या तो फिर पैर के पास। उस समय के काल और दशा को देख तो वो ऐसा लिखे। और कहीं ना कहीं अभी भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है भारत में। और वो तो मतलब पूरी तरह से लिखते हैं कि जो भी हो, यूरोप की संस्कृति में नर और नारी को अगल बगल बैठने की कोशिश हुई है। यह सही है कि यह कोशिश अभी तक अपूर्ण है, जीवन के कई कोनों तक अभी बिल्कुल पहुंची नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई बड़ी खराबी है कि जिससे औरत ऊंचे से ऊंची जगह पर पहुंच नहीं पाती। हर हालत में एक बात साफ हुई, औरत को न सिर पर बैठाने से और न पैरों के तले बैठाने से हाथ कुछ लगने वाला है, और देश का उन्नति होगा। तो लास्ट में हम मतलब उनका एक सोशल चेंज को लेके जो उनका था कि हम सोशल चेंज और फाइनेंशियल चेंज दोनों पे एक अलग अलग दिन रखें क्या, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने सोशल चेंज पे किया है, और फाइनेंशियल जैसा आपने बोला कि फाइनेंशियल विजन भी उनका था। उनका हाँ, सोशल फाइनेंशियल भी विजन भी था और फाइनेंशियल विजन था। हम लोहिया को मतलब आज के पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि लोहिया का फाइनेंशियल विजन भी था। तो लोहिया के सोशल विजन और लोहिया के फाइनेंशियल विजन, इन दोनों विजन पे हमको लगता है कि स्पेशल हम आधा आधा घंटे का सेशन अलग रख सकते हैं। इतना आराम से ही रख सकते हैं। वैसे तो लोहिया के लिए ऐसे महापुरुषों के लिए कितने भी सेशन रखें वो कम है, लेकिन 2 सेशन तो जरूर रख सकते हैं, एक लेकिन सोशल और एक एक फाइनेंशियल। एक लास्ट में हम एक बिंदु पे जरूर बात करना चाहेंगे जिसके कारण आपके अंदर शायद रुचि है, और रुचि बढ़ जाएगी लोहिया के बारे में जानने की, कि राम मनोहर लोहिया
अपने मरने से पहले ही उनको पता था कि आगे चल के ये जो रिजर्वेशन है जो देश में, उससे जो अपर कास्ट है या जो लोग जो इससे वंचित रहे हैं, जिनको नहीं मिला रिजर्वेशन, उन उन लोगों के बीच में एक उन लोगों को और जिनको रिजर्वेशन मिला, उन लोगों दोनों के बीच में मतभेद और मनभेद दोनों पैदा होने वाला है। इसका सॉल्यूशन राम मनोहर लोहिया के पास ही था। आज हम कितना भी बात कर ले कि प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन से कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, रिजर्वेशन में ये लोग अपने आप हट जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन नहीं है, या फिर हम बात करते हैं कि हम आर्थिक नीतियों के अनुसार या आर्थिक आर्थिक आधार पर हम रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते हैं। ये कुछ भी संभव नहीं है इस देश में। और वो लोहिया जो बोले हैं वही सही है कि इस देश से आरक्षण को खत्म करना, इस देश से अगर आपको जाति प्रथा को खत्म करना है, इस देश में अगर आपको क्या बोलते हैं साम्यवाद लाना है, इक्वालिटी लाना है सबके बीच में, उसके लिए आपको जाति और आर्थिक मूल्यांकन जो एक परिवार दूसरे परिवार में करता है, एक घर दूसरे घर में करता है, उन सबको किए बिना अपनी बेटी और रोटी को एक से दूसरे घर में जाने के लिए आपको उस पर रोकथाम नहीं लगाना होगा। मतलब उसका सीधा संकेत राम मनोहर लोहिया का इंटरकास्ट मैरिज पे था। और ये मतलब इंटरकास्ट मैरिज में था, और एक कॉम्युनल हार्मनी जिसको हम कहते हैं कि हम जो हमसे जो मान लेते हैं, जो नीचा तो नहीं कह सकते, अगर गांधी के अनुसार बोले तो जो हरिजन है, तो हम उनके पास जाके खाएं, वो हमारे घर आके खाएं। और और, और दूसरा वो जो इंटरकास्ट मैरिज की बात करता है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो आपने बहुत चीज बताया, बहुत चीज तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो उनका फाइनेंशियल विजन, सप्त क्रांति, 4 पिलर स्टेट, नेहरू से उनके मतभेद ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, डिफेंस, और दाम मतलब प्राइस, आई थिंक, राइट, हाँ प्राइस। बस। उनके कुछ अच्छे बुक्स जैसे मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, गांधी जी के प्रति उनका आदर, और उसी समय उनको प्रश्न करने की क्षमता, जो कि लोहिया के जो समर्थक हैं या लोहिया को जो भुनाने वाले लोग हैं, वो कभी भी ये हिम्मत नहीं करेंगे कि गांधी के को प्रश्न कर पाए कि गांधी इस बंटवारे के लिए या जिन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, और सेम टाइम पे उनको क्रेडिट भी देना कि गांधी लेनिन से भी बड़े नेता हैं, मतलब उनकी पकड़ जो भारतीय राजनीति पे वो लेनिन से भी ज्यादा है। बाकी नन कांग्रेस मूवमेंट कर्नाटक में भी उनकी पकड़, जहाँ पे जो आज मुझे क्लियर हुआ कि क्यों वहाँ जेडीएस पार्टी, मुझे बहुत दिन से मेरे दिमाग में चलता था कि वो जेडीएस जो कर्नाटक में है, जेडीएस आई थिंक उस पार्टी का नाम है, वो हाँ कैसे हाँ, लोहिया से जुड़ी हुई है। तो आज एक कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ कि अच्छा वो क्यों लोहिया से जुड़ी हुई है। और लोहिया का एक वहाँ पे लंबा सत्याग्रह आंदोलन चला था कर्नाटक में। आपको हम बाकी डिस्ट्रिक्ट भी बताते हैं, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। बाकी ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का जो लोहिया का जो क्लेरिटी, मतलब सोचते तो सब लोग हैं, हम सब लोग जो छोटे स्तर पे भी सोचते हैं कि सोशलिज्म होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए, पर वो क्लियरिटी की डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के क्या मतलब सेम टाइम पे मार्क्स और लेनिन से अच्छी चीजें लेना और सेम टाइम पे उनको क्रिटिसाइज करना, न्यू सोशलिज्म की री रखना। और इस प्रकार बहुत चीज मुझे जानने मिला, बहुत चीज समझने मिला। और पर इस बात का अफसोस है कि लोहिया को जो जो इतना भुनाए कुछ पॉलिटिशियंस हैं, लोहिया और जेपी को खास करके, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इतना उत्सुक होकर लोहिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ, तो
जो लोग जिन्होंने लोहिया और जेपी को भुलाया उनको तो उनके बारे में खैर पता ही होगा, लेकिन जो लोग उन भुनाने वाले लोगों से जिनको उम्मीद है, उन लोगों को कैसे लोगों ने बेवकूफ बनाया, जिन्होंने लोहिया और जेपी को भुनाया, और किस तरीके से कम्युनिज्म और सोशलिज्म के नाम पे इस देश को मैं मुझे तो लगता है कि खास करके अगर बिहार और यूपी के संदर्भ में बात किया जाए, जिसने सबसे ज्यादा लोहिया को भुनाया, सबसे ज्यादा, जिसको बोलो वो हम लोहिया के रास्ते पे चलने वाले हैं, खास करके जो पार्टियां जन्म ली उस मूवमेंट के बाद, सोशलिज्म मूवमेंट के बाद या जेपी मूवमेंट के बाद, तो और लोग तुरंत, खैर मेरा ऐसा है कि मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं बहुत उग्र हो जाता हूँ, लेकिन आपने बहुत ही शांति से इस बात को रखा और फैक्ट के साथ रखा, और क्योंकि उन्हीं की लिखी हुई किताब है या किसी और की लिखी हुई किताब है? नहीं, वो एकदम उन्हीं की भाषा है। हाँ, अब उन्हीं की लिखी हुई किताब है तो इस पे कोई आपत्ति भी नहीं उठा सकता है। तो काफी अच्छा रहा आपसे जान के, ये तीन आपसे तीन सुन के। पुस्तक है, ये तीनों टोटल तो उनकी करीब 10 पुस्तक है, लेकिन ये 3 पुस्तक है मेरे पास। ये हुई है मेरा कंप्लीट, ये 2 अभी पढ़ना है, ये दोनों आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। एक है इतिहास चक्र, राम मनोहर लोहिया, और हिंदू बनाम हिंदू, राम मनोहर लोहिया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग हमको लगता है, जो हम लोगों को शायद सीखना चाहिए भैया, उसके बाद कंक्लूड कर देता है कि हम हमारा 2 थॉट प्रोसेस जो है वो हमेशा चेंज हो सकता है। एक तो हम भी बहुत रेडिकली पहले सोचते थे कि नहीं ये सही है तो यही सही है, बस बात खत्म। लेकिन रेशनल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो जब जो हम तो कुछ अभी तक पाए नहीं है, तब उतना हम रेडिकली क्यों सोचे? जो लोहिया 1933 में जो आदमी जर्मनी से उस गांधी पे सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया का थीसिस लिख के आता है, यहाँ आता है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है। मतलब उस आदमी के कितने दिनों से उस आदमी के अंदर गांधी और नेहरू के बारे में विचार दौड़ रहा होगा, कौन रहा होगा। 33 में ज्वाइन करता है, 36 में उसको एक अच्छा खासा डेजिग्नेशन मिल जाता है फॉरेन सेक्रेटरी का, फॉरेन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी का। लेकिन 1938 में वो गांधी और नेहरू के विचारधारा से मोह भंग हो जाता है उसका, और वो एक नई विचारधारा पे मतलब इतनी तेजी से चलता है, जिसके कारण न जाने आज कितनी पार्टियां बनी हुई है, जो आप बिल्कुल सही बोले। जो में इतना इतना अच्छा रेशनल थिंकिंग, सही और गलत में फर्क, और आपने आत्मबल कितना था उस इंसान के अंदर, मतलब ग्रेट ग्रेट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष। आपके